तो 1:30-2 बजे के बाद कोई डॉक्टर होता ही नहीं है और कोई व्यवस्था नहीं है। अगर आप चले जाइए अल्ट्रासाउंड के लिए या चले जाइए एक्सरे के लिए, वो भी आपको सही ढंग से नहीं किया जाएगा। कितने लोगों ने और किस किस लोगों ने उठाया है, उनसे लिस्ट मांगिए, फेहरिस्त मांगिए। अगर वो दे देते हैं एक भी मरीज का जिसका आपातकालीन इलाज राम जानकी मेडिकल कॉलेज में हुआ हो, मैं उनसे माफी मांग लूंगा। आप ये देखिए कि 2024 में इसका उद्घाटन करा दिया गया था सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए, चुनावी फायदा लेने के लिए। अगर मंत्री जी साफ नियत के साथ काम करते तो मैं उनकी इस कार्य को का इस्तकबाल करता हूं। तो सवाल ये उठता है कि विकास का काम होना चाहिए, लेकिन किसी के घर को तोड़कर, किसी के सपनों को तबाह करके आप ये विकास का मॉडल उपस्थित कर रहे हैं, उचित नहीं है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं भारत लाइव। अगर आप सराय रंजन में हैं तो जरा रुकिए, ठहरिए। अगर सराय रंजन की विकास देखने को निकले हैं तो आप पूरी सही जगह पर पहुंच रहे हैं। यहाँ पर नीतीश कुमार और नीतीश कुमार के विधायक और मंत्री ने विकास की नदी बहा रखी है। अगर आप यहाँ पे समस्या खोजने निकले हैं तो समस्या आपको खोज लेगा, आपको खोजने की कोई जरूरत नहीं है। जहां भी आप खड़े हो जाए, चौक चौराहा हो, गली मोहल्ले हो, जहां भी खड़े होंगे समस्या ही समस्या, और नीतीश कुमार और उनके विधायक और मंत्री की विकास की कथा जो है सुनने को मिल जाएगी। वैसे में आज सराय रंजन में दो महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करेंगे, और चर्चा करने के लिए इस वक्त में हमारे साथ खास मेहमान है सराय रंजन के बेटा कुणाल कुमार हैं। यहाँ के समस्याओं को उठा रहे हैं, सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, विजय चौधरी को झंझोरने की कोशिश कर रहे हैं, और ये सब कुछ सराय रंजन को बचाने के लिए हो रहा है। तो पहले हम इनका स्वागत करते हैं। स्वागत है सर। चलिए, आपको भी धन्यवाद, और आपके माध्यम से जितने दर्शक जुड़ रहे हैं सभी लोगों को साधुवाद, धन्यवाद। सराय रंजन में दो महत्वपूर्ण मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। सराय रंजन में विजय चौधरी जी कहते हैं कि हमने भारत देश का सबसे 2 नंबर का जो मेडिकल कॉलेज है वो सराय रंजन में गिनती होती है, उनका दावा है। लेकिन अगर हम बात कर ले श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज की, खुल गया, संपन्न हो गया, डॉक्टर साहब बैठने लग गए हैं, सुनने में आ रहा है। देखिए, सबसे बड़ा झूठ यही है, इसमें सब झूठ है कि भारत में दूसरा बड़ा कॉलेज खुल गया, या किस एजेंसी ने इसको कैटेगरी वाइज करके इसको नामित किया है कि ये भारत का दूसरा सबसे अच्छा या भारत का दूसरा सबसे बड़ा कॉलेज है। नंबर 1। नंबर दूसरी बात कि अभी मेडिकल कॉलेज में कुछ भी नहीं हुआ है। ये सबसे बड़ी बात है, जो एक आपातकालीन व्यवस्था है वो भी मेडिकल कॉलेज में शुरू नहीं हुआ है। जो वहाँ के इर्द गिर्द बगल में इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहाँ के हॉस्टल के बच्चे हैं, अभी कुछ दिनों पहले एक वीडियो भी वायरल हुआ था, वो इलाज के लिए रात को इमरजेंसी इलाज के लिए वो उसको समस्तीपुर जाना पड़ा था। और यहाँ तो 1:30-2 बजे के बाद कोई डॉक्टर होता ही नहीं है और कोई व्यवस्था नहीं है। अगर आप चले जाइए अल्ट्रासाउंड के लिए या चले जाइए एक्सरे के लिए, वो भी आपको सही ढंग से नहीं किया जाएगा। तो स्थिति बहुत ही बदहाल और बदतर। नहीं कुणाल जी, आप पर आरोप लग रहे हैं ना कि आप सिर्फ झूठे मुद्दे को उठा रहे हैं। मीडिया को जाना चाहिए, जांच करना चाहिए। आज हम गए थे जिस स्कूल का, जिस कॉलेज का आप मुद्दे लगातार उठा रहे हैं, हम गए आज वहां पर। हमें जो सुनने को मिला, जो देखने को मिला, आप देखिए ये वहीं के गार्ड हैं। ये तो झूठ नहीं बोलेंगे क्योंकि नीतीश कुमार तनख्वाह दे रहे हैं। सही बात, ये तो झूठ नहीं बोलेंगे ना। ये वहीं के गार्ड हैं और ये चौंकाने वाला बयान दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि यहाँ आपातकालीन आज तक खुला ही नहीं है, एक बार भी दरवाजा उसका ओपन नहीं हुआ है। तो आप झूठ बोल रहे हैं या मंत्री जी झूठ बोल रहे हैं? क्योंकि आप जो मुद्दा उठा रहे हैं तो मंत्री जी या मंत्री जी के लोग कह रहे हैं कि वो तो सीधा सीधा झूठ बोल रहे हैं। तो उनको कहिए कि वो लिस्ट दें कि आपातकालीन सुविधा का लाभ कितने लोगों ने और किस किस लोगों ने उठाया है, उनसे लिस्ट मांगिए, फेहरिस्त मांगिए। अगर वो दे देते हैं एक भी मरीज का जिसका आपातकालीन इलाज राम जानकी मेडिकल कॉलेज में हुआ हो, मैं उनसे माफी मांग लूंगा। पहले आप इस बात की बिल्कुल, जब आपके पास गार्ड का भी आपने वो वीडियो बनाया हुआ है, इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है? और इसमें सबूत की क्या आवश्यकता? आप किसी दिन चले जाइए डायरेक्ट किसी पेशेंट को लेकर कि भाई आपातकालीन। हम लोग पेशेंट को लेके ही गए थे। आपातकालीन में पहले गए तो वहां तो हमें ताला दिखा। हम सोचे कि चलिए ओपीडी में डॉक्टर साहब बैठे होंगे, आपातकालीन में नहीं है तो ओपीडी में दिखा लेंगे। वहां भी डॉक्टर साहब नहीं मिले। वहां बोला गया कि 1 ही बजे तक पर्ची कटता है, उसके बाद पर्ची नहीं कटता है, कल आइएगा। बिल्कुल, ये में वास्तविक स्थिति है। और आप ये देखिए कि 2024 में इसका उद्घाटन करा दिया गया था सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए, चुनावी फायदा लेने के लिए, और अभी तक इसमें सुविधा उपलब्ध नहीं है। सवाल ये उठता है कि अगर आपके पास कर्मचारी पर्याप्त नहीं थे या इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इक्विपमेंट पर्याप्त नहीं था, तो आपने क्यों उद्घाटन किया? और जब उद्घाटन आपने कर दिया तो उसको फंक्शनिंग क्यों नहीं करवाया? क्या आप चुनाव का वेट कर रहे हैं कि चुनाव होगा उस समय फिर से दोबारा उसका उद्घाटन किया जाएगा, या
क्या वजह है कि आप इस प्रारंभ नहीं करवा रहे हैं? इसके पीछे क्या वजह है? जबकि आप कह रहे हैं कि हम ही ने कॉलेज खुलवाया, तो क्यों नहीं ये सुविधा उपलब्ध हो रही है, जबकि 2024 में आपने उद्घाटन करवा दिया? नहीं तो यहाँ तो सराय रंजन में तो विकास की पटकथा है ना। यहाँ तो बार बार एक ही चीज को उद्घाटन किया जाता है, बार बार पुल उद्घाटन हो गए, पुल के ऊपर पुल बन गए, सड़क के ऊपर सड़क बन रहे हैं, मेडिकल स्टोर 2 बार उद्घाटन हो जाएगा, तो क्या दिक्कत है आपको? मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं तो ये इसी जो सच है, यथार्थ है, इसी के लिए तो हमने सराय रंजन बचाओ पदयात्रा निकाला है कि लोग समझें कि वर्तमान विधायक के द्वारा किस तरीके से वो झूठ बोला जा रहा है, लगातार लोगों को बरगलाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि हमने विकास की गंगा बहा दिया है, जबकि वास्तविक की स्थिति में, हकीकत में आप जमीन पर चले जाइए तो वो सभी दावे जो उनके द्वारा किए जा रहे हैं उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। वहां जो लोग हमें मिले वो कह रहे हैं कि ये जो करोड़ों के हॉस्पिटल में जो डॉक्टर बैठ रहे हैं, उनसे अच्छा हमारा झोला छाप डॉक्टर है जो साइकिल पे चलता है। सराय रंजन के जो लोग हैं वो झोला छाप डॉक्टर से इलाज करवाने के लिए मजबूर है और झोला छाप को भगवान मान रहे हैं ना, कि वो करोड़ों के बैठे हुए एसी रूम में डॉक्टरों को। बिल्कुल, अभी आप कुछ दिनों पहले की बात है कि पत्रकार साथी वहां गए थे वो स्थिति को दिखाने के लिए, एक महिला डॉक्टर के द्वारा उनके साथ बदतमीजी की गई थी। सिर्फ यथार्थ दिखाने के लिए वो गए थे कि भाई यहाँ की ये स्थिति है। तो प्राइवेट संस्थान पे लोग डिपेंडेंट है, लोग रोज मर रहे हैं, लोगों का ऑपरेशन वहां 500 मीटर दूर एक रामकरण पासवान या रामवरण पासवान थे, उनका एक्सीडेंट मोटरसाइकिल से हो गया, तो वो उन्होंने इलाज कराया पटना में या समस्तीपुर में। तो सवाल उठता है कि जो प्राइवेट संस्थान है उनके पास भी अच्छे डॉक्टर्स नहीं है, तो लोग मर रहे हैं। और ये इसका उद्घाटन करके माननीय मंत्री जी ने खूब वाहवाही लूट लिया। दवा का गबन हो रहा है मेडिकल कॉलेज में। लोगों ने आरोप लगाया कि जो यहाँ पे सिर्फ पैरासीटामोल जो है वही मिलता है, बाकी सारे दावे जो हैं अंदर रखे रहते हैं, पूरा खुराक अंदर में है लेकिन दिया नहीं जाता है, तो दवा जा कहाँ रहा है? ये सिर्फ दवा का ही गबन नहीं है, ये इमरजेंसी मतलब हॉस्पिटल का ही गबन है। जिस हॉस्पिटल को खोल दिया गया, माननीय मुख्यमंत्री जी आ गए, भवन निर्माण मंत्री आ गए, सभी मंत्री आ गए कैबिनेट के, और हॉस्पिटल में फंक्शनिंग ही नहीं, हॉस्पिटल ही नहीं, ताला लगा हुआ। तो इससे बड़ा गबन क्या हो सकता है? इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? जिन लोगों को इस बात पर भरोसा नहीं हो वो जाएं, साइकिल से मोटरसाइकिल से चले जाएं और वहां इमरजेंसी में इलाज करा लें, या 2 बजे के बाद जाएं किसी पेशेंट का इलाज करा लें। समझ रहे कि मैं झूठ बोल रहा हूं? जो अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था है या एक्सरे की व्यवस्था है वही पूरी तरह से फंक्शनिंग नहीं है। जो पैथ का जो है ब्लड टेस्ट है या और भी जो टेस्ट है उसकी व्यवस्था नहीं है। चलिए ठीक है, हॉस्पिटल का मुद्दा से अब साइड हटते हैं। 6 लाइन बनवा रहे हैं मंत्री जी झखरा में, चौर से जाने वाला था अब गांव से जा रहा है, पूरा 6 लाइन बनेगा, एकदम उस पर गाड़ी जो है 100 की स्पीड में दौड़ेगी। दिक्कत क्या हो रहा है आपको? देखिए, मुझे दिक्कत नहीं हो रही, मैं विकास के किसी कार्य का विरोध नहीं कर रहा हूँ। अगर मंत्री जी साफ नियत के साथ काम करते तो मैं उनकी इस कार्य को इसका इस्तकबाल करता और स्वागत करता, लेकिन इसके क्रोनोलॉजी को समझिए तो वो सड़क जहां से अभी बनाई जा रही है, दरअसल वहां से सड़क का अस्तित्व नहीं था, सड़क कहीं और से जा रहा था, लेकिन माननीय मंत्री के करीबी व्यक्ति का जमीन उसमें जा रहा था, इसलिए उसको उठाकर और झखरा गांव के बीचों बीच से निकाला जा रहा है। पूरे झखरा गांव का जो रकबा है वो 1100 एकड़ है, और 1100 एकड़ में 200 से 250 एकड़ जमीन अभी इस सड़क अधिग्रहण में जा रहा है। सवाल ये उठ रहा है, और दूसरी बात देख लीजिए कि माननीय मंत्री जी के द्वारा गलत तरीके से झखरा पंचायत को, जो ग्राम पंचायत हुआ करता था, उसको नगर पंचायत में तब्दील कर दिया गया। अब इससे क्या नुकसान हुआ किसानों को कि अगर ग्राम पंचायत होता और कृषि योग्य भूमि होती तो उनको चौगुना लाभ मिलता। बिल्कुल, ग्राम पंचायत ने नगर पंचायत की जमीन है तो उनको चौगुना लाभ नहीं होगा, दुगुना लाभ होगा। और दूसरी बात है कि मान लीजिए कि मंत्री चाहते थे कि भाई ये हो, तो इसमें जितने लोग विस्थापित हो रहे हैं, जिनका घर टूट रहा है, जितने लोग इसमें परेशान हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं, उन सबों के साथ एक बैठक करके उसका समाधान निकाला जा सकता था। आज पदयात्रा के दौरान कल से आज तक कई लोग, काशीनाथ झा हैं, अनिल कुमार झा हैं, दिनेश झा हैं, उमेश झा हैं, मायानंद झा हैं, मतलब दर्जनों लोगों ने मुझसे संपर्क किया है और मुझे उन्होंने अपनी व्यथा को बताया है। तो सवाल ये उठता है कि विकास का काम होना चाहिए, लेकिन किसी के घर को तोड़कर, किसी के सपनों को तबाह करके आप ये विकास का मॉडल उपस्थित कर रहे हैं, उचित नहीं है। जबकि बगल में चौर से अगर जमीन को ले जाया जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, सब लोग स्वागत करेंगे। वहां के लोगों का तो ये भी कहना है कि अगर
उधर से लेके सड़क जाए, लोग लेके जाए सरकार, तो उनको जरूरत हो तो हम चंदा करके भी पैसा देंगे। नहीं तो वहां तो लीज के लिए पहले ही पावर प्लांट बनने के लिए घोषणा हो गया कि वहां पे पावर प्लांट बनेगा। मंत्री जी के कोई करीबी है, गांव के लोगों ने आरोप लगाया, उनको जमीन लीज पर दे दिया गया है, तो कहां से वो वहां से जाएगा चौड़ से हाईवे? बिल्कुल, ये भी एक बड़ा आरोप लग रहा है। इसी भ्रमण के दौरान कई लोगों ने कहा कि पहले जो पावर प्लांट के लिए जमीन देखा जा रहा था, तो गंगसारा चौर में दिखा जा रहा था, जहां कुछ सरकारी जमीन पहले से उपलब्ध थी और उसमें कुछ निजी जमीन अधिग्रहण की बात हो रही थी। लेकिन अब वहां से गंगसारा से हटा के और अचानक झकरा के चौर में वो जमीन चिन्हित किया गया जो पूरी तरह से निजी है। तो मैं फिर कहता हूं कि मुझे इस बात से कोई दुख नहीं है कि भाई किसी को अधिग्रहण का पैसा मिल रहा है, अच्छी बात है, मिलना चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि इसके लिए अगर सैकड़ों किसान प्रभावित हो रहे हैं, सैकड़ों किसान जो परंपरागत रूप से घर बना के रह रहे हैं, उनका घर उजाड़ा जा रहा है, उनके सपनों को तबाह किया जा रहा है, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा और इसका कौन उत्तर देगा? नहीं तो वहां तो मुआवजा भी नहीं मिल रहा है उन्हें। तो जब हेलीकॉप्टर घर के ऊपर से उड़ा, ड्रोन उड़ने लगे, तब उनको पता चल रहा है गांव के लोगों को कि अरे ये तो सड़क जा रहा है, घर जा रहा है, सब कुछ टूट रहा है। हेलीकॉप्टर नहीं उड़ता, ड्रोन नहीं उड़ता, तो गांव के लोगों को पता भी नहीं रहता। और जिस दिन हेलीकॉप्टर और ड्रोन उड़े हैं, उसके एक दिन बाद नोटिफिकेशन जारी हो जाता है डीएम साहब की ओर से कि यहाँ से हाईवे जा रहा है। बिल्कुल, मैं भी यही कह रहा हूं कि अगर ये था कि भाई वहां अपने जो करीबी लोग हैं उनको फायदा पहुंचाना था, तो उससे पूर्व भी जो झकरा के लोग हैं जो इससे प्रभावित हो रहे थे, उनके साथ एक बैठक की जा सकती थी और उनसे एक अल्टरनेट रास्ता निकाला जा सकता था कि भाई हम क्या करें जिससे कम से कम आप प्रभावित होंगे। लेकिन आप चले जाइए, जो 70 साल 80 साल के बूढ़े लोग हैं, उनका घर अभी टूट रहा है और मुआवजा आप क्या दे रहे हैं? मुआवजा कुछ भी नहीं दे रहे हैं। वहां का सर्कल रेट देख लीजिए, वहां का बाजार का कीमत देख लीजिए, आप कुछ भी नहीं मुआवजा दे रहे हैं। लोग करेंगे क्या, जाएंगे कहाँ? लोग जाने लगे हैं। लोग गए थे वीडियो के पास में, सरकारी रेट निकाले हैं। सरकारी रेट वहां का 1,10,000 हो रहा है, दुगना करके 2,30,000 होगा, उससे ज्यादा नहीं हो रहा है। या 4 लाख ही रेट अगर मान लीजिए उसका हो जाता है, तो क्या 4 लाख के रेट में लोग जीवन भर जी सकते हैं? अगर किसी किसान के पास 5 कट्ठा जमीन है, तो आप ये मान लीजिए कि वो साल भर उसमें मेहनत करके और वो अपने परिवार का जीवन यापन कर सकता है। सब्जी की खेती करता है, सरेसा है, तंबाकू की खेती होती है, तो कर सकता है। लेकिन जब 5 कट्ठा जमीन सरकार ले लेगा और एक बार उसको 20 लाख या 15 लाख रुपया दे देगा, तो उसकी तो जीवन बर्बाद, उसका आने वाली पीढ़ी उसकी बर्बाद हो गई। वो तो कुछ रहा ही नहीं, वो तो पूरी तरह से शहरी जीवन में आपने उसको तब्दील कर दिया। तो इस तरीके से जो जीवन को तबाह करने की कोशिश की जा रही है, इसका पुरजोर विरोध होना चाहिए और हम वहाँ के लोगों से संपर्क में हैं। इसके लिए हाईकोर्ट जाना हो या डीएम के यहाँ धरना देना हो या प्रदर्शन करना हो, बिल्कुल हम तत्पर हैं कि इस मुद्दे को हम आगे बढ़ाएं। कुणाल जी, एक अहम सवाल ऐसे में उठ रहा है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट फाइनल हुआ है झकरा में, इसके लिए 5 साल 6 साल पहले से ही नक्शा तैयार होने लगा होगा। बिल्कुल 3 साल पहले उसको नगर निगम में ला दिया जाता है, तो क्या नगर पंचायत में, तो ये क्या सब कुछ सोची समझी रणनीति है कि पहले आप इसे ग्रामीण हटाइए, इसे शहरी में लेकर आ जाइए, उसके बाद यहाँ से हम सड़क के लिए नोटिफिकेशन निकालेंगे कि ये सड़क यहाँ से जाएगा, उधर का जमीन बचाइए, सब कुछ रणनीति के तहत हो रहा है क्या? और अगर रणनीति के तहत हो रहा है तो इसके पीछे कौन है? देखिए, बिल्कुल इसको कोइंसिडेंस नहीं कहा जा सकता, इसको इत्तेफाक नहीं कहा जा सकता, ये क्रोनोलॉजी है। आप शुरू से देखिए, और कहीं से सड़क बनाना होता है तो कोई भी सरकार 1 दिन 2 दिन या 1 महीने की प्रक्रिया नहीं है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो सवाल उठता है कि नगर पंचायत बनने से पहले ही आपने ये प्रक्रिया शुरू किया था, तो उसके बाद नगर पंचायत आपने बनाया ताकि सरकार को कम पैसा देना पड़े, तो आखिर ऐसा क्यों किया आपने? सिर्फ इसके लिए कि आपके कुछ चुनिंदा 2-4 लोग हैं जिनकी जमीन वहां चौड़ में पड़ रहा है, उसको आप चाहते हैं कि हम बचा लें। तो ये तो स्पष्ट है, साफ है, स्पष्ट साफ है कि माननीय मंत्री जी अपने कुछ शुभचिंतक हैं, उनको बचाने के लिए ये पूरे झकरा गांव को बलि दे रहे हैं वो। लेकिन ये वही झकरा गांव है। झकरा गांव के लोग बोल रहे हैं कि मंत्री जी अगर लीड करते थे तो झकरा गांव से ही करते थे। झकरा गांव में ब्राह्मण, भूइहार, इन लोगों की आबादी अच्छी खासी है। ये मंत्री जी को लगातार जीत दर्ज करते आ रहे हैं, हमारे सामने ऑन कैमरा में है। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि हमारे जेब से अगर पैसा देना पड़ेगा मंत्री जी को हराने के लिए, विजय चौधरी को, तो हम तैयार हैं, हम खेत बेच देंगे, खेत जा रहा है जाने दीजिए, लेकिन उस पैसे से उन्हें हरा कर रहेंगे। बिल्कुल, और ये मंत्री जी द्वारा जो इस तरह का काम किया गया है, ये तो झकरा के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन
शेरपुर है, बढ़ौना है, गढ़सिसई है, अख्तियारपुर है, जी मतलब ऐसे दर्जनों गांव हैं जी जहां मंत्री जी का यही शेड्यूल है, जी मंत्री जी का यही काम करने का तरीका ही है। हम्म, और वो अपने 2-1 लोग हैं, 4 लोग हैं, ज्यादा है नहीं, मुट्ठी भर लोग हैं, उनको किस तरीके से फायदा पहुंचाया जाए, बस यही उनकी रणनीति रहती है और उसी पर वो काम करते हैं, जिसका नतीजा ये झाखड़ा ग्राम पंचायत है, जो मैंने आपको दर्जनों ग्राम पंचायत का नाम लिया, वो ग्राम पंचायत है। एक व्यक्ति की मौत हो गई है। जैसे ही ये खबर निकल के सामने आया कि जमीन जा रही है, घर जा रही है, उनकी पूरी पूंजी जा रही है जिंदगी की, उस व्यक्ति की हार्ट अटैक होने से मौत हो गई है। कुणाल कुमार का आस वहाँ पे लोगों के लिए लगा हुआ है कि अब आएंगे, आपको बुलाया जा रहा है। आप गए भी थे, आपकी टीम भी गई थी गांव में, जब हम लोग गए तो सुनने को मिला। जाएंगे, उनसे मुलाकात करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल मैं जाऊंगा। और ये सिर्फ अचानक मृत्यु नहीं है, इसको आप हत्या करार दे सकते हैं, हत्या की कोशिश करार दे सकते हैं। और अगर इसको नहीं बदला गया तो बहुत से लोग और भी मरेंगे, बहुत से लोगों के सपने की मौत होगी, किसी की बेटी की शादी होगी, किसी की पढ़ाई होगी, कोई उस पर जीवन यापन कर रहा होगा। तो इस घटना से कोई एक व्यक्ति नहीं मरेगा, पूरा एक सीक्वेंस होगा जो झगड़ा का जो ऐतिहासिक और भौगोलिक और आर्थिक परिदृश्य है उसको बदल देगा, उसमें उथल पुथल ला देगा। गांव के लोग, आखिरी सवाल रहेगा आपसे, गांव के लोग गए हुए थे विजय चौधरी जी के पास में आज से 10 दिन पहले, वहां पर जाके आवेदन दिए हैं। विजय चौधरी कहे कि हम रुकवा देंगे, उसका फोन उठाना बंद कर दिए, आ नहीं रहे हैं अब उस गांव में। देखिए, विजय चौधरी आज तक किसी व्यक्ति को कोई उत्तर से संतुष्ट नहीं कर पाते हैं। जो प्रश्न लेकर या जो गांव के लोग कह रहे हैं कि पीठ पर हाथ दिए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं कह रहा हूँ, जो प्रश्न लेकर या जो काम लेकर लोग जाते हैं उनके पास, वो जलेबी की तरह घुमा के फिर उसको वापस कर देते हैं। लोग अपने सवाल के साथ या अपने पैरवी के साथ पुनः वापस चले आते हैं। आज तक एक भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि उन्होंने किसी काम को फ्रंट फुट पर जाकर सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए काम को उन्होंने करवा दिया हो, ऐसा आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। बस फूट डालो और शासन करो, उनकी नीति रही है। हर ग्राम पंचायत में 2 दल बना देना, दोनों दल को लड़वा देना। एक दल से उनका आप सचिव डील करता है, एक दल से वो खुद डील करते हैं, और आप चले जाए विभिन्न ग्राम पंचायत, इसके उदाहरण। चलिए, कुणाल जी को आप सुन रहे थे। अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पर 2 मुद्दे को हम उठाए हैं। एक मुद्दा मेडिकल कॉलेज से जुड़ा रहा, तो दूसरा मुद्दा जो है वो हाईवे से जुड़ा हुआ है। एक तरफ नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हम विकास कर रहे हैं, पर नीतीश कुमार के मंत्री और नीतीश कुमार ये भूल गए कि विकास के चक्कर में सैकड़ों लोगों की बलि जा रही है, और उस बलि पर जब हाईवे बनेगा तो आप सोचिए कि वहां की दर्दनाक जो दृश्य निकलकर सामने आएगी झखरा गांव की, वो कैसी होगी जब वहां के लोग अपना घर और मकान को खाली करके कहीं दूसरे जगह पर जाएंगे। इसे भी सोचने की जरूरत है। कुणाल जी लगातार सरायरंजन में घूम रहे हैं, सरायरंजन के उन मुद्दों को उठा रहे हैं, और उन मुद्दों को उठाया जा रहा है इनके द्वारा जो सीधा आपसे जुड़ा हुआ है। लेकिन मंत्री जी खामोश है, मंत्री जी जवाब नहीं दे रहे हैं कुणाल जी का। अब देखने वाली बात होगी कि अब कब तक मंत्री जी इसी तरीके से पटना में बैठे रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर सीधा सीधा आक्रोश जो है लोगों का बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा भारत लाइव के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।
पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।